हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। और ये क्लास जो होती है हमारी, वो फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा रैपिड फायर सेशन स्टार्ट हो चुका है 2 दिन पहले से, यानी कि उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स आ चुके हैं। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है अभी तक, तो आप जाकर देख लीजिए। जो पहले सेशन थे उसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, और जो कल वाले सेशन थे उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो हम चाहेंगे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन के थ्रू आप गुजरेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होता रहेगा एग्जाम के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 को लेके। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो पार्ट 3 को लेके होगा, जो कि मैराथन ही है। और आज के जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो काफी हाई लेवल के क्वेश्चन, यानी कि जो आज के लेवल हैं वो अगर आप सही से कर पाते हैं तो इस लेवल के ऊपर आई डोंट थिंक कि बीपीएससी टच करने जा रहा है क्वेश्चन को, ठीक है? तो आज काफी अच्छे लेवल्स का क्वेश्चन है। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े इस वीडियो में, आप इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपके आसानी के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड भी मैंने लगा दिया है कि डायरेक्ट स्कैन कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और कैसा लगा ये सेशन, जैसा भी आपको लगे ये सेशन, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो क्वेश्चन के लेवल आपको कैसे लगे, ये पूरा देखने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर उससे जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ आउट ऑफ 65, क्योंकि मैंने इसमें 65 क्वेश्चंस डाले हैं। और हम इतना आपको बता दें कि अगर आपका स्कोर 45 से 50 के बीच में आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस सोर्स कोड फाइल। तो इसमें कौन कौन सा है? तो इसमें है आपका डॉट सीपीपी है और डॉट सी प्लस प्लस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। और बात करते हैं डॉट एच की, तो डॉट एच क्या है? एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल है। क्या है ये? एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। और जैसा कि आपको पता है कि आपको करना क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन है पॉज करके आपको आंसर करना है, क्योंकि हम लगातार चलते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है। फिर अगर रुक रुक के चले तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देते चलेंगे, और आप पॉज करके अपना आंसर लिख लेंगे। Which of the following UPS concept are supported in C++? UPS मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? और यही बात करते हैं उप्स कंसेप्ट की। तो इसको 4 पिलर्स होते हैं, जो मैंने कल आपसे डिस्कस भी किए, चारों के बारे में भी। तो 4 पिलर्स क्या क्या हैं? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो ऑल 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, which of the following header file is used to define C in and C out? C in and C out डिफाइन करने के लिए किस हेडर फाइल का यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है iostream.h। क्या यूज किया जाता है? iostream.h को, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following are types of data type in C++? यानी पूछा गया है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन C++। और ऑप्शन है बेसिक डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप, इन्यूमरेशन डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है? तो अगर देखा जाए टाइप्स कौन कौन से हैं डेटा टाइप के, तो ये चारों हैं, 1 2 3 4, ये करेक्ट आंसर है। बात करते हैं बेसिक डेटा टाइप की। तो बेसिक में आपको आता है इंट आ जाएगा, कैर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ये सब किसमें आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आपको बेसिक डेटा टाइप में। बात करते हैं डेराइव्ड की। तो डेराइव्ड में आ जाएगा आपका एरे पॉइंटर वगैरह, एरे पॉइंटर ईटीसी, ठीक है? इन्यूमरेशन डेटा टाइप में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इनम आ जाएगा, ठीक है? और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर जो है सो आ जाएगा, ठीक है? आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, which of the following is not a correct qualifier in C++? कौन सा इसमें से करेक्ट क्वालिफायर नहीं है C++ में? सो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो देखा जाए तो ये तीनों क्वालिफायर के टाइप होते हैं, साइज, टाइप और साइन क्वालिफायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस आपके सही दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसी तीनों में से खेल रहे हैं, ये दोनों भी ऑप्शन होते हैं काम के। कभी कभी आपको लगता है कि ये सब काम के ऑप्शन नहीं है, लेकिन काम के ये होते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास इन सी प्लस प्लस। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास की बात हो रही है सी प्लस प्लस में। जो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है वो आपका ऑटो होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑटो। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि फास्टेस्ट लैन कौन सा है। लैन मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको तेज लग रहा होगा कि हम ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, ज्यादा तेज बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्लो करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फास्टेस्ट लैन जो है वो आपका FDDI होता है। कौन सा होता है? FDDI। इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। डेटा इंटरफेस फुल फॉर्म क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, FDDI जो होता है वो फास्टेस्ट लैन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टपल इज इक्विवेलेंट टू। टपल किसके इक्विवेलेंट होता है? तो टपल रो क्या होता है? ये तो ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। टपल किसके इक्विवेलेंट होता है? रो क्या? कॉलम, एट्रीब्यूट। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट the frequency range at which the land coaxial cables will be used in। देखिए इसमें का ऑप्शन है ना, थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो ऑप्शन ए है वो है 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 8 हर्ज। दूसरा है कि 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 11 हर्ज। तीसरा है 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 4 हर्ज। और चौथा है 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 15 हर्ज। ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये एक ही साथ लिखा गया था 10, 14, 10, 15, ये पावर्स में है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है लैंड कोएक्सियल केबल का वो होता है यूज 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 8 हर्ज। ठीक है, ऑप्शंस आप सुधार लेंगे और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट the minimum time delay between initiation of two independent memory operation is called। यानी कि मिनिमम टाइम डिले की बात हो रही है बिटवीन क्या? इनिशिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑपरेशंस। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग साइकिल टाइम। उसको क्या बोलते हैं? साइकिल टाइम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेट टाइप इन SQL। ध्यान से पढ़िएगा, डेटा टाइप नहीं लिखा हुआ है, डेट टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डेट टाइप। डेटा मत पढ़िएगा इसको, नहीं तो डेटा पढ़ के फिर गलत ऑप्शन आप मार देंगे। तो देखिए जो डेट होता है वो कभी डेसिमल में होगा, डेट कभी डेसिमल में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। नॉट अ वैलिड डेट टाइप इन SQL, फ्लोट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर, to access the database one execute a SQL statement which is dash language for operating upon relational database। ठीक है, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए कोई है सो SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। वो किस भाषा में होता है? फॉर ऑपरेटिंग अपॉन रिलेशनल डेटाबेस। ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि लैंग्वेज का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है। ANSI जो होता है ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये ASCII का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और एक और क्या होता है? ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट इन SQL सीक्वेंस डैश, यानी सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो सीक्वेंस में क्या क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक नंबर्स, इज अ शेयरेबल ऑब्जेक्ट, इज टिपिकली यूज्ड टू क्रिएट अ प्राइमरी की वैल्यू, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए देखा जाए तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, देखा जाए तो इसका तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ABC इज द करेक्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पोर्टल क्या है? पोर्टल इज व्हाट, आपसे पूछ रहा है। पोर्टल क्या है? पहला ऑप्शन है कि वेबसाइट प्रोवाइडिंग वेब कैटेगरीज, वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स न्यूमरस फ्री सर्विसेज दैट इनहेंसेस वेब एक्सपीरियंस, वेबसाइट टू सर्च सम कीवर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन देख के तो पता चल ही रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये सब लेवल आप अटेम्प्ट कर पाते हैं सही सही,
तो फिर आपकी तैयारी अच्छी है, ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। और एक और गुड न्यूज आया है अभी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने तो वीडियो भी बस बनाने से जस्ट पहले मैंने देखा है कि बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। जो आपको 120 नंबर में निगेटिव मार्किंग होने वाला था ना 40+80 में, तो ये इसको हटा दिया गया है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। घबराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला पेपर था उसमें तो निगेटिव था ही नहीं, उसका तो सोचना ही नहीं था। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग था, वो 100 में 30 आपको लाना है उसमें। लेकिन जो मेन पेपर आपका है 120 नंबर वाला 40+80, उसमें पहले निगेटिव मार्किंग था। लोगों को ज्यादा टेंशन था कि कैसे होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अब उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस पर से निगेटिव मार्किंग इसमें से भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, the language uses application program to request data from DBMS is referred to as। लैंग्वेज की बात हो रही है। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल क्या होता है? डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएमएल इज द राइट आंसर, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। Which of the following is closely related to physical communication facility? इसमें से कौन है वो क्लोजली रिलेट करता है फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटी से, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डेटा लिंक होता है वो क्या है? वो काफी क्लोजली रिलेट करता है किससे? फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटी से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि which is और are in built मदरबोर्ड, माने कि मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट कौन सा आता है इसमें से? प्रिंटर, रैम, रोम। इसमें तो मतलब आंख बंद करके भी इसका आंसर देंगे तो आप सही दे देंगे, क्योंकि अभी आप सुने कि प्रिंटर इसके साथ इनबिल्ट आता है मदरबोर्ड के साथ, रैम रोम तो आता है, तो बी सी करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोर देन वन ऑफ द अबव। सोचने वाला ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इजी भी डाले हुए हैं, खाली डिफिकल्ट डाल देंगे तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे ना। तो डिफिकल्ट भी है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन, Which of the following पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात हो रही, काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है। सफर्स फ्रॉम बिलेडी एनामोली। अब बिलेडी एनामोली आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। बिलेडी एनामोली क्या है? एक फेनोमेनन होता है। अगर बात करें कंप्यूटर स्टोरेज में, इन कंप्यूटर स्टोरेज, ये आप लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। इन कंप्यूटर स्टोरेज क्या होता है कि जो आपका बिलेडीज एनामोली होता है, तो ये लिख देंगे सीधे, इट इज फेनोमेनन। ये एक घटना है, इट इज फेनोमेनन, जिसमें कि इन विच इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेजेस frames result in an increase in the number of page faults for certain memory access pattern। ये एक लाइन आप लिख लेंगे। अगर इन केस ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, बहुत ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर डाल दिया, खोपड़ी घुमा बीपीएससी वाले का डाल दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, बिलेडी एनामोली क्या होता है कि ये कंप्यूटर स्टोरेज में ये क्या है? घटना है, फेनोमेनन है, जिसमें कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेजेस फ्रेम, जैसे आप पेज फ्रेम के नंबर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उससे होगा क्या कि रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, यानी कि पेज का नंबर बढ़ेगा तो पेज फॉल्ट का नंबर में भी बढ़ोतरी होगा फॉर सर्टेन मेमोरी एक्सेस पैटर्न पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिलेडी एनामोली के बारे में। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पढ़ा है आपने? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट,
द कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ डिफिनीशन इज नोन एज, जो डिफिनीशन का कंपाइल्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डेटा डिक्शनरी, डायरेक्टरी, सिस्टम कैटलॉग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो तीनों सही है, इसका डेटा डिक्शनरी भी, डायरेक्टरी भी और सिस्टम कैटलॉग भी। तो करेक्ट आंसर इज डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आज आपको लग रहा होगा कि ज्यादातर का आंसर डी नहीं तो ई भी जा रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन बढ़ रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ आप गलती कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम में आप गलती नहीं करिएगा, ठीक है ना। 20, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ऐसा वेरिएबल जो कि होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, उसको क्या बोलते हैं। इंटीजर, पॉइंटर, कांस्टेंट, मेमोरी वेरिएबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंटर, बी, पॉइंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेंटेनेंस स्टेप, क्या पूछ रहा है, द मेंटेनेंस स्टेप इन लीनियर सिक्वेंशियल मोड कम्स आफ्टर, इसके बाद आता है टेस्टिंग, कोडिंग, डिजाइन, एनालिसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टेस्टिंग, टेस्टिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किसमें किया जाता है, यूज इन कहां, इंटरेक्टिव सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। कहां किया जाता है, रियल टाइम सिस्टम में, रियल टाइम सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई द यूज ऑफ, किसके यूज को जस्टिफाई करता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये किसको जस्टिफाई करता है, शायद क्वेश्चन भनक भी आपको नहीं लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन लग रहा है तो अच्छी बात है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस किसके यूज को जस्टिफाई करता है, तो ये जस्टिफाई करता है आपका कैश मेमोरी के यूज को। किसको यूज जस्टिफाई करता है, कैश मेमोरी के यूज को ये जस्टिफाई करता है। डीए में क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट, पीआरआई ट्रांसमिट डेटा एट बिट रेट ऑफ, पीआरआई किस रेट से डेटा को ट्रांसमिट करता है, पीआरआई मतलब क्या होता है, पीआरआई इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस, प्राइमरी रेट इंटरफेस। फुल फॉर्म्स एकदम जहन में बसा लीजिए, एकदम क्वेश्चन पूछना ही पूछना है फुल फॉर्म्स पे, तो हम हर चीज का फुल फॉर्म लिखवाते हैं, जहां भी वैसा टर्म आता है हम आपको फुल फॉर्म लिखवा देते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.544 MBPS, यानी मेगा बिट्स पर सेकंड की बात हो रही है, बाइट्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कैपिटल बी भी है और स्मॉल भी है, बी मतलब बिट होता है और कैपिटल बी मतलब बाइट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक बाइट में 8 बिट होता है। नेक्स्ट, control unit of a computer is designed to go through an instruction cycle in which page, जो कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर का उसको डिजाइन किया जाता है गो थ्रू करने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल में, वो किस पेज में होता है। फेच द इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये तीनों सही है ऑप्शन, फेच द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन भी फेच करता है, डिकोड भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है, ये हम आपको पढ़ाए हैं थ्योरी पार्ट में। तो बार बार कहते हैं थ्योरी पार्ट आप देख लीजिए, अगर कोई भी आपका मिस हो गया है पहले का थ्योरी पार्ट, तो सिंपली हम डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सर्च करना है वहां पे कि किस टॉपिक पे चाहिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे मिल जाएगा आपको, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ का प्लेलिस्ट सेपरेट क्रिएट किया हुआ है, कहीं से खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्विक सॉर्ट क्या है, तो क्विक सॉर्ट आपका जो है वो है डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम, जो क्विक सॉर्ट है वो डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा और उतना आपसे नहीं पूछना जा रहा है, बस आप इतना याद रखेंगे कि क्विक सॉर्ट जो होता है वो डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम होता है। आज हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ठीक है, वो सब आप बस याद कर लीजिए क्वेश्चन को, ज्यादा सोचिए मत क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आज हम क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से 10% क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको सुना भी नहीं होगा अपने उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, भनक भी नहीं लगेगा। तो सिंपली बस आप देख लीजिए कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा सोचनिए मत, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन 27 नंबर ये तो आपको क्लास में करवाए हैं, थ्योरी पार्ट अगर आपने एसक्यूएल का पढ़ा होगा तो हम पूरा आपको बताए हैं, तो इसके लिए तो आपको घबराने की बात है नहीं, है तो आप बता ही देंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, किसको यूज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम डालेंगे, फिर ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम डालेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ये तो आपको ज्यादा सोचना था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन बोले ना कि 10% क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको भनक नहीं लगा, सिंपली आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि एनालिसिस करने का टाइम अभी आपके पास नहीं है। और जो क्वेश्चन हम करवाए हैं इस 10% में वो ज्यादा हाई लेवल का चीज है, वो इंजीनियरिंग लेवल का चीज है। तो अगर गलती से भूले भीसले कोई क्वेश्चन डाल देता है बीपीएससी, तो उस केस में भी आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, इतना लायक हम आपको बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इज डैश। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है वो क्या होता है, इज डैश। वो आपसे पूछ रहा है कौन सा पार्सर है, बॉटम अप पार्सर, टॉप डाउन पार्सर, बैक ट्रैकिंग पार्सर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए है, बॉटम अप पार्सर इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो कंपाइलर डिजाइन का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग का पेपर है कंपाइलर डिजाइन, एक पेपर ही है उसी का ये क्वेश्चन है, लेकिन एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इंजीनियरिंग में भी हाई लेवल का डाल देते हैं, हम जो डालते हैं क्वेश्चन ना आपको जो हाई लेवल लगता है वो इंजीनियरिंग का बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर +2 से एक लेवल ऊपर टच करेगा तो कोई भरोसा नहीं है बीपीएससी का, इंजीनियरिंग भी टच कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मल्टीमीडिया हैव डैश। मल्टीमीडिया हैव क्या, वीडियो सिस्टम, ऑडियो एंड वीडियो टेक्नोलॉजी, एम्बोन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, पूछ रहा है कि मल्टीमीडिया हैव व्हाट। तो मल्टीमीडिया हैव क्या क्या होता है मल्टीमीडिया के पास, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी होता है और एम्बोन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एम्बोन क्या होता है, तो एम्बोन होता है आपका मल्टीकास्ट बैकबोन। क्या होता है, मल्टीकास्ट बैकबोन, ठीक है। नेक्स्ट, डीएमए की बात हो रही है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की, ट्रांसफर्स इंप्लाइज क्या, जो डीएमए होता है वो ट्रांसफर क्या करता है, मतलब ट्रांसफर इंप्लाइज क्या बताता है वो। तो अब मतलब सिंपली आपको डीएमए के बारे में बताना है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, कुछ ऐसे टफ है नहीं। तो आपको बताना है कि सिंपली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करता क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए सोचिए समझिए आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना उसमें होता क्या है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में, कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस बिना माइक्रो प्रोसेसर के यूज के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, what is the name of system which deals with running of actual computer and not will programming problem, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताना है क्या कि नेम ऑफ सिस्टम जो कि डील करता है रनिंग ऑफ एक्चुअल कंप्यूटर से और नॉट विल द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम प्रोग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इंड टू इंड कनेक्शन किस लेयर में होता है, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है कि इंड टू इंड कनेक्शन किस लेयर में होता है। और हम आपको एमसीक्यू सेशन में ही इस सब के बारे में जो सातों लेयर होता है ओएसआई का उसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। जो डेटा कम्युनिकेशन का एमसीक्यू वाला पार्ट था 25 एमसीक्यू, उसमें मैंने सारे लेयर्स को एक्सप्लेन किया है कि किस नंबर पे कौन सा लेयर है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए, आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इन टू इंड कनेक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, किसमें होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो कि लेयर 4 होता है, मैंने ये भी बताया था। और इसके बारे में क्या बताया था कि ये हार्ट ऑफ ओएसआई होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, हृदय होता है ओएसआई का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो होता है उसका क्या होता है, ये हृदय होता है, हार्ट होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन लिस्ट कंप्रीहेंशन, ये आपको दे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि इसका आउटपुट में क्या होगा, कंप्रीहेंशन की बात हो रही है। ऑप्शन है कि लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 50, लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 अप टू 50, लिस्ट ऑफ नन प्राइम नंबर अप टू 50, एरर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें हो क्या रहा है ना कि सिंपली अगर बात करें हम इसके लॉजिक की, तो इसमें जो ये पार्ट दिया हुआ है ना इसमें क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट हो रहा है, इसका 50 का। तो 50 का स्क्वायर रूट नियरली कितना आता है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 7 7 49 7 आएगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑल मल्टीपल जो भी मल्टीपल होंगे 2 से लेकर 7 तक के नंबर का, वो क्या होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे इस रेंज में, ठीक है, विल नॉट बी प्राइम। तो नॉट होना मतलब क्या, नन प्राइम होंगे अप टू 50।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट, अब क्योंकि रेंज दिया हुआ है तो 2 से 8 है, ठीक है, तो कहां तक लेते हैं, -1 तक लेते हैं, तो 7 तक लेते हैं। अब तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, इफ वी हैव टू सेट, दो सेट दिया हुआ है S1 और S2, और हम चाहते हैं उसको चेक करना है कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ S1 आर प्रेजेंट इन S2 और नॉट, मतलब हमें देखना है सिंपली कि S1 के सारे एलिमेंट S2 में हैं या नहीं। उसके लिए कौन से फंक्शन को यूज करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, S2 इज सुपरसेट S1 इज द करेक्ट आंसर। इस फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि S1 के सारे एलिमेंट S2 में हैं या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following function will not result in an error when no argument is passed to it। इसमें से कौन सा फंक्शन को रिजल्ट में आपको एरर नहीं देगा जब इसमें से कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मीन, div mod, all, float। तो देखिए इसमें है ना, सो दो ऐसा फंक्शन है जो आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, तो वो फंक्शन आपका कौन कौन सा है, तो वो फंक्शन आपका फ्लोट एंड कम्प्लेक्स, फ्लोट हो गया, कम्प्लेक्स हो गया, ये आपको यूज किया जाएगा। तो फ्लोट यहाँ पे तो है ऑप्शन में, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कम्प्लेक्स ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो इस पे टिक मारेंगे, फ्लोट इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एआई। इमर्जिंग ट्रेंड आपने पढ़ा होगा, मैंने वहां इसको पढ़ाया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ट्रेनिंग हो रहा है, कहीं डिजाइनिंग हो रहा है, पजलिंग हो रहा है, हो क्या रहा है, लर्निंग हो रहा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। Which of the following is not a blockchain component, कौन सा इसमें से ब्लॉकचेन कंपोनेंट नहीं है। सो आपसे पूछा जा रहा है, लेजर है, वैलेट है, हैश है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा डिस्कशन वाला ये क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, Which of the following is not, ये शब्द आप पढ़ेंगे बार बार, नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम। इसमें से कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है आईओटी सिस्टम का, सो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, ट्रांसफॉर्मर। तो करेक्ट आंसर ट्रांसफॉर्मर होगा। ट्रांसफॉर्मर कहीं पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is an example of cloud, क्लाउड का एग्जाम्पल कौन सा है, AWS, ड्रॉपबॉक्स, सिस्को, वेबएक्स। तो ये तीनों आपका क्लाउड का एग्जांपल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ज्यादा सोचने वाला नहीं था। ड्रॉपबॉक्स आप यूज करते भी होंगे शायद, 5 GB के आसपास ये भी देता है, 5 या 15 GB के आसपास ये देता है। ये अमेजन का वेब सर्विस है, जो नाम से लग रहा है कि ये क्लाउड सर्विस है, और सिस्को का वेबएक्स। ठीक है, Which of the following step is performed by data scientist after acquiring the data। डेटा को एक्वायर करने के बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म किया जाता है डेटा साइंटिस्ट के द्वारा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है डेटा क्लिनजिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रेप्लिकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा क्लिनजिंग। डेटा क्लिनजिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, Which of the following online service privacy cannot be protected using Tor। Tor बहुत खतरनाक चीज है, फुल फॉर्म इसका होता है द ओनियन राउटर। द ओनियन राउटर होता है। टॉर का मतलब क्या था, द ओनियन राउटर। इसका यूज किया था डीप वेब और डार्क वेब के लिए। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ये सब थोड़ा इलीगल चीज है इंडिया में। ठीक है, डीप वेब और डार्क वेब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस सब के बारे में नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, ये सब इंडिया में इलीगल है। ठीक है, जितना काला धंधा वगैरह होता है सब इसी के थ्रू होता है। तो इसमें से कौन सा क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विस प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, कौन सा प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है टॉर में। तो आपका जो लॉगिन यूजर आईडी है ना, लॉगिन यूजिंग आईडी, ये नहीं होता है प्रोटेक्ट। ठीक है, और टॉर जो है सो इलीगल है इंडिया में। ठीक है, जितना काला धंधा सब होता है ये इसी में होता है, और इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है ट्रैक आसानी से। नेक्स्ट, अ सिस्टम wherein items are added from one and removed from other end। अब आपको ऐसा सिस्टम यानी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सिंपली बात हो रहा है, जहां पे एक एंड से ऐड होता है और एक एंड से डिलीट होता है। तो किसमें होता है, क्यू में होता है। स्टैक में तो एक एंड से दोनों काम होता है, पता ही है आपको, इसमें तो ज्यादा सोचने वाला ये क्वेश्चन था नहीं आपका। ठीक है, एंटिटीज हैविंग प्राइमरी की उसको क्या बोलते हैं, एंटिटीज के जिसके पास प्राइमरी की होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट,
ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस, ये सब जो क्वेश्चन है ना, जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये भी डीबीएमएस का ही क्वेश्चन है, प्राइमरी की से तो आपको पता चल क्या होगा। तो एक या दो लेवल ऊपर का क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये सबका कंसेप्ट आपके बुक में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन हम एक या दो स्टेप अप का क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि अगर उस लेवल तक पहुंचता भी है बीपीएससी तो आप आसानी से कर लें। बात हो रही है ट्रांसपेरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, कैन नॉट हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, keep its logical structure hidden from user, keep its physical structure hidden from user, more than one of the above, none of the above, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, it keeps its physical structure hidden from user, अपना फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हाइड रखता है किसे, यूजर से। नेक्स्ट, the data stored in database must be independent of the application that access the database, और इस रूल को क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि इस रूल को क्या बोलते हैं कि डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस में, वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए दैट एक्सेस द डेटाबेस। तो इस रूल को क्या कहते हैं, तो इस रूल को कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं इसको, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द राइट आंसर। अगला है कि नेम द सिस्टम इन विच द इंड यूजर मस्ट नॉट बी एबल टू सी दैट द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस लोकेशन। देखिए डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताना है कि नेम द डेटाबेस दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन दैट यूजेस इट, जो इसको यूज करता है, उस डेटाबेस का नाम बताइए जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ द एप्लीकेशन दैट यूजेस इट। इंटीग्रिटी रूल, लॉजिकल रिलेशनशिप और इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, मोर ऑफ देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा इसका इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। 48, जो सेल की बात हो रही है, एक्सक्लूसिव फीचर है किसका, जो सेल है वो एक्सक्लूसिव फीचर है यूनिक्स का। किसका है, यूनिक्स का ये एक्सक्लूसिव फीचर है। डॉस का फुल फॉर्म आप जानते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है इस ऑप्शन में। मोस्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एप्पल का डॉस, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट का डॉस, पीसी डॉस, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों बोलते हैं इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी तक आपने पढ़ रहे हैं कि ये सब डॉस है, जो भी है उसके बारे में फीचर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपको ऑप्शन दिया गया है कि दे आर मेमोरी रेसिडेंट, they are initially stored on disk, they are available on magnetic tapes, they are partly in primary memory and partly on disk, more than one of the above, none of the above। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा भी तामझाम वाला क्वेश्चन नहीं है। इसको देखिए सिंपल, इसका रीजन है कि दे आर इनिशियली स्टोर्ड ऑन डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, और सही ऑप्शन कौन कौन सा है, ए और सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्निक, ना टेक्निक का नाम पूछ रहा है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का वो एग्जीक्यूट करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंकरेंटली बाय स्विचिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन देम। आपस में क्या कर रहा है, वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तुरंत ये खुल रहा है तुरंत वो खुल रहा है, यानी कि बहुत सारा टास्क परफॉर्म हो रहा है। सिंपली क्या है, बहुत सारा टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, मल्टीटास्किंग इज द राइट आंसर। पार्टीशनिंग हो नहीं रहा है, विंडोइंग क्या होता है, पेजिंग भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। सिंपली क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग, तुरंत इस टास्क में स्विच, तुरंत इस टास्क में स्विच। आई होप कि आपको एलेबोरेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन एट, जो इंस्ट्रक्शन और डेटा का जो बाइंडिंग है मेमोरी एड्रेस पे वो किसके द्वारा किया जाता है, डन एट कहाँ पे किया जाता है, कंपाइल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, लोड टाइम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। कंपाइल टाइम पे होता भी होता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे होता ही होता है, और लोड टाइम पे ही होता है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल सिंबल, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल सिंबल्स एंड ट्रांसफर स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड टू द लिंकर, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? और ट्रांसफर स्ट्रक्चर मतलब क्या? ट्रांसफर लिस्ट या मैप है। सो ऑप्शन है आपके पास मैक्रो प्रोसेसर, लोडर, ट्रांसलेटर, एडिटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसलेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटर। नेक्स्ट, रीजन फॉर सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेल्योर, जो आप देखते हैं ना कि सॉफ्टवेयर में बग आ गया, सॉफ्टवेयर फेल कर रहा है, कंपनी उसको बाय आउट कर रहा है, ठीक है, उसको मतलब ले रहा है वापस, तो किस कारण से ये होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर के कारण से, सॉफ्टवेयर कंपनीज के कारण से, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के कारण से, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये जो फेल्योर होता है वो डेवलपर के कारण भी होता है और कंपनी के कारण भी होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। प्लेटफॉर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कौन सा इसमें से फंक्शनल रिक्वायरमेंट है? और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ना वो पढ़ना है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है। ठीक है, जो मतलब उसमें आपको पढ़ना रहता है, जो SDLC लाइफ साइकिल वगैरह जो पढ़ना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये पार्ट है। तो आपका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये कौन सा है, वो आपसे पूछा जा रहा है। मेंटेनेबिलिटी, रोबस्टनेस, पोर्टेबिलिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखा जाए ना तो इसमें से कोई भी आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। तो है कौन सा? तो है आपका एडजस्टमेंट एंड कैंसिलेशन। लिख लीजिए कॉपी में, एडजस्टमेंट एंड कैंसिलेशन आपका क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और क्या है? तो और आपका ऑथेंटिकेशन इसी में आता है, ऑथेंटिकेशन इसी में आता है। और क्या आता है? और आता है आपका ऑथोराइजेशन भी इसी में आता है। तो आपका ऑथोराइजेशन लेवल होता है वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये सब आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब ये होता क्या है उतना आपको नहीं जानना है। ठीक है। नेक्स्ट, पार्सिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ पार्सिंग आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने टाइप के होते हैं पार्सिंग? तो पार्सिंग जो होते हैं वो सिंपली दो टाइप के होते हैं। तो आपको आंसर तो यहीं पे मिल गया कि दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है टॉप डाउन पार्सिंग, ये भी आपका कंपाइलर डिजाइन का ही क्वेश्चन है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको कंप्यूटर साइंस में, पार्सिंग, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है क्या? कंपाइलर डिजाइन, उसी का ये एक छोटा सा टॉपिक है पार्सिंग। तो एक होता है टॉप डाउन पार्सिंग और एक होता है बॉटम अप पार्सिंग। अब ये सब क्या है इसके बारे में आपको नहीं जानना है, ये ज्यादा डीप का चीज है। ठीक है, बस आप जान जाइए कि दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? टॉप डाउन और बॉटम अप। नेक्स्ट, किस पार्सिंग में, इन व्हिच पार्सिंग पार्सर कंस्ट्रक्ट करता है पार्स ट्री को फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एंड ट्रांसफॉर्म करता है उसको इनपुट सिंबल में? किसमें होता है ये? तो ये जो आपका होता है ना वो होता है टॉप डाउन पार्सिंग में। किसमें होता है? टॉप डाउन में। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड मीडियम, बाउंडेड मीडियम का एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वेब गाइड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जांपल ऑफ बाउंडेड मीडियम, तो बाउंडेड मीडियम का एग्जांपल कोएक्सियल केबल भी है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी है और वेव गाइड भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ सैटेलाइट रेडियो बीम इज कॉल्ड इट्स क्या? एरिया ऑफ कवरेज ऑफ सैटेलाइट रेडियो पूछ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसका क्या बोलते हैं? कॉल्ड इट्स व्हाट? बीम विड्थ, फुटप्रिंट, सर्कुलर पोलराइजेशन, आइडेंटिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट फुटप्रिंट। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट फुटप्रिंट, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ फुटप्रिंट दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फुटप्रिंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी किसी सिस्टम में ऑफ द सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? मतलब बन रहा है ना क्वेश्चन। complex networks today are made up of hundreds and sometimes thousands of what?
जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बने होते हैं वो हजारों किस चीज का बने होते हैं, या फिर कभी कभी 100 का भी होता है, 1000 का भी होता है, वो क्या होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो आपका होता है क्या, कंपोनेंट। सी इज द राइट आंसर, 62 का सी सही आंसर है, कंपोनेंट्स। और फर्स्ट नेटवर्क क्या है, ये तो हम क्या ही बताएं इसमें, कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1969 में। फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड। अगर आपको लग रहा हो कि हम बहुत तेज चल रहे हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। तो हम थोड़ा सा एक्सप्रेस चलेंगे, लाइव क्लास तो है नहीं, पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्वेश्चन को एकदम रट रट सब जाइए, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछता है ARPANET के बारे में, ठीक है। अगला कह रहा है कि यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि सपोर्ट करता है डेटा इंक्रिप्शन को फॉर द सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर नोटबुक यूजर, इसको क्या बोलते हैं। सॉरी, इसमें डी ई ऑप्शन नहीं डाला गया, खुद से डाल लीजिएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन है यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर, वायरलेस स्विच, वायरलेस हब, राउटर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the most common shared resource in computer network, most common shared resource in computer network। तो आप सिंपल सा इसमें दिमाग लगाएंगे, कीबोर्ड का होता है क्या नेटवर्क से, माउस होता है नहीं होता है, कॉम्बो ड्राइव प्रिंटर, तो प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, बहुत सारे लोग यूज कर पाते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो आप प्रिंटर रखा हुआ होता है वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं कुछ भी प्रिंट कराना हो उसके लिए, ठीक है। तो ये रहे आज के टोटल 65 क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस के लेवल तो अच्छा लगे ही होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और कितना आप अटेम्प्ट कर पाए ये जानना मुझे बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हमको पता लगे कि आपका तैयारी किस लेवल का है। तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 65। और ये क्वेश्चन के लेवल काफी ऊपर के थे, कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी थे क्योंकि हर लेवल के क्वेश्चन डालने जरूरी होते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें इजी थे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा हाई लेवल्स के थे। तो 45 से 50 नंबर आपके आ रहे हैं तो एक्सलेंट कैटेगरी में है आप, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और निगेटिव मार्किंग में हटा दिया गया है, तो ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, रिवाइज लगातार करते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल दूसरे सेशन में, अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।